नमस्कार, मेरा नाम पंकज सिंह मेठा है। आज मैं वेटर और गरोडलेस परियोजना के आविष्कारक डेनिस टैगलिन से प्रश्न पूछूंगा। कंपनी हमें लाभांश का भुगतान कैसे और किस रूप में करेगी, और लाभांश भुगतान की अपेक्षित न्यूनतम तिथि और मूल्य क्या है? ये एक दिलचस्प सवाल है। यानी पहले ये नहीं पूछा गया कि तकनीक काम करेगी भी या नहीं, यानी वो पहले से निश्चित है कि ये काम करेगी और इसकी मांग में वृद्धि होगी। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप कब और किस राशि में लाभांश का भुगतान करेंगे। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी हमें बहुत से मुद्दे हल करने हैं। सबसे पहले तो हमें इसे एक वास्तविक वस्तु की तरह दिखाना होगा कि ये कैसे काम करेगा। इसमें 1 वर्ष से अधिक का समय लग सकता है, इसलिए ये पूछना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि लाभांश का भुगतान किस मुद्रा में किया जाएगा। मैं यहाँ एक बात से सहमत हूँ कि देर सवेर ऐसा जरूर होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने का ये तरीका सबसे पहले तो पर्यावरण के अनुकूल है, और दूसरा ये वर्तमान में उपलब्ध तरीकों से सस्ता है। इसके कई निश्चित लाभ हैं। हमारी वेबसाइट पर परियोजना की प्रौद्योगिकी पर आधारित एक वीडियो है और आप शायद इससे परिचित होंगे। यही कारण है कि आप इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि आप हमें लाभांश का भुगतान कब करेंगे। आइए 1 वर्ष बाद इस प्रश्न को दोबारा दोहराएं, जब हम समान लाभांश के करीब होंगे और हम इसे सुविधाजनक तरीके से निर्धारित करेंगे। तब हम निश्चित रूप से अपने निवेशकों के लिए सबसे सुविधाजनक तरीकों का चयन करेंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छी प्रतिष्ठा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सम्मान किया जाए और हमारे निवेशकों के साथ मजबूत संबंध स्थापित हों। वियतनाम में अब क्या हो रहा है? निर्माण कार्य कब शुरू हो रहा है? क्या आपको वहाँ कोई बाधा महसूस हो रही है? यदि हाँ, तो उसके पीछे क्या कारण है? हाँ, वास्तव में अब हमने वियतनाम क्षेत्र में 3 समझौते किए हैं, 3 कंपनियों के साथ 3 अनुबंध। लेकिन वियतनाम में किसी परियोजना के निर्माण से पहले वहाँ की समन्वय प्रणाली काफी जटिल है। सबसे पहले वहाँ विदेशी कंपनी के साथ किसी अनुबंध को सभी मंत्रालयों में भेजा जाता है। प्रत्येक मंत्रालय इस पर अपनी टिप्पणी करता है। इस अर्थ में वियतनाम में नौकरशाही प्रणाली काफी हावी है। ये सुनिश्चित रूप से अनुमोदन के समय को प्रभावित कर रहा है, लेकिन प्रक्रिया चल रही है। मैं ये नहीं कह सकता कि सब धीमा है, लेकिन ये प्रक्रिया तत्काल पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक गंभीर मामला है। जहाँ तक मुझे पता है, प्रत्येक मंत्रालय द्वारा अनुबंध का मूल्यांकन करने के बाद इसे राष्ट्रपति की मेज पर भेजा जाता है। ऐसा लगता है वहाँ कोई भी इमारत केवल राज्य के सर्वोच्च प्रमुख की स्वीकृति के पश्चात ही बन रही है। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन लोग बहुत ही उत्सुक हैं। मैं हाल ही में वहाँ गया था और वहाँ एक और स्थान मिला है। कुछ महीनों में हम उस विशेष स्थान के लिए एक वास्तुशिल्प अवधारणा का निर्माण करेंगे। शहर के महापौर वास्तव में चाहते हैं कि ऐसी इमारत उनके यहाँ दिखाई दे, इसलिए हम लक्ष्य तक जाएंगे और नहीं रुकेंगे। वेटर और गरोडलेस परियोजनाओं के लॉन्च के संबंध में दुबई में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? इसे शुरू करने में कितना समय लगेगा? हमारी परियोजना के संबंध में मेरी बात दुबई के शीर्ष प्रबंधन के साथ हुई है और हम लंबे समय से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, शायद 2 साल से भी ज्यादा समय से। ये संवाद अब गति पकड़ रहा है। अब हम दुबई में परियोजना को लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ये हमारे उत्पाद के मूल आकार से 10 गुना छोटा होगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी इमारत की जो विद्युत ऊर्जा पैदा करने में सक्षम होगी। मूल आकार में काफी बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। दुबई का नेतृत्व इस इमारत को कुछ समय के लिए बिना अपार्टमेंट के देखना चाहता है। वे इसे बहुत पसंद करते हैं। वे एक कार्यशील प्रोटोटाइप देखना चाहते हैं। इसका आकार लगभग 48 मीटर होगा और इससे जुड़े आंकड़े हम कुछ ही दिनों में प्राप्त कर लेंगे। दुबई के शीर्ष नेतृत्व के साथ एक और बैठक होगी, जहां हम प्राप्त आंकड़ों को उनके साथ साझा करेंगे। इससे वे हमारी क्षमताओं को तौल सकेंगे और हम भी उनके मूड और उनकी इच्छाओं को भांप सकेंगे।
निकट भविष्य में इसकी संभावना वे हमें प्रायोगिक सुविधा के लिए भूखंड आवंटित कर सकेंगे ताकि हम कार्य को आगे बढ़ा सकें। ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हम घटनाओं के केंद्र में हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी आसपास के देश विकास के माध्यम से अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। सऊदी अरब, बहरीन और कतर, वे सभी इन नई निर्माण तकनीकों में रुचि रखते हैं। अब हमारे पास बहरीन के साथ भी संवाद चल रहा है और हमने पहले ही बहरीन के लिए एक वास्तुशिल्प अवधारणा का निर्माण कर लिया है। आज हमने बहरीन के पर्यटन विकास मंत्रालय के साथ जूम पर मीटिंग की। हमें कई और स्थानों पर भी विचार करने की पेशकश की जा रही है ताकि हम वहां वास्तु संबंधी अवधारणाएं तैयार कर सकें। फिर इन अवधारणाओं पर शहर के सिटी हॉल में चर्चा की गई। हमने लागतों का पता लगाया, एक विशेष भूखंड पर लागत और वास्तुकला के लिए उनके अनुरोध को समझा और धीरे धीरे उस पहेली पर मनन शुरू कर दिया। इससे पता चलता है कि हम इसे कैसे साकार कर सकते हैं और क्या क्या पेश कर सकते हैं। साथ ही ये भी पता चलता है कि इसके प्रति उनकी रुचि है एवं हम गति प्राप्त कर रहे हैं। इस वर्ष हमारी बड़ी संख्या में प्रदर्शनियों में भाग लेने की योजना है। उदाहरण के लिए मई महीने में मिस्र, फिलीपींस, माली और अफ्रीकी देश कीनिया में आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों में हिस्सा लेने की योजना है। तो चलिए हम मिलकर आगे बढ़ें और विकास करें। क्या हमारे पास वेटर की इमारत में अपार्टमेंट पाने का मौका होगा? अगर हम अपने प्रथम निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें तो कोई मौका नहीं है, क्योंकि पहले निर्माण के द्वारा हम लाभ कमाने की योजना नहीं बना रहे हैं। ये निर्माण हमारी तकनीक का प्रदर्शन करेगी। हम वास्तविक सुविधा पर आधारित प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किए बिना लाइसेंस बेचने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए एक व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा जो इस व्यवस्थित वास्तविक वस्तु को दिखाएगा। इसलिए पहले वस्तु के निर्माण के साथ हम लाइसेंस बिक्री की योजना बना रहे हैं। वहां हमें अपने पैसे का निवेश करना चाहिए और लोगों को इस तकनीक को लागू करने के लिए राजी भी करना चाहिए। इसलिए हमें पहले निर्माण से लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वहां उपहार के तौर पर अपार्टमेंट के आवंटन की कोई योजना नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पर हमारे निवेश का मतलब ये नहीं है कि किसी को अंततः एक अपार्टमेंट मिल जाएगा। हमारा यह मानना है कि आप अपने स्वामित्व वाले शेयर पर लाभ कमा सकते हैं। लाभ क्या है? हमारे व्यक्तिगत प्रोफाइल में एक कैलकुलेटर है जहां आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हमने 100 लाइसेंस बेचे तो उससे आपको कितना लाभ प्राप्त होगा। और अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो मैं आपको इससे परिचित होने की सलाह देता हूं, ताकि आप स्वयं ये अनुमान लगाने में सक्षम हों कि भविष्य में स्थितियां कैसे विकसित होंगी और आपको कितना लाभ मिल सकेगा। मुझे लगता है कि वो क्षण आएगा जब हमारी तकनीक का उपयोग अक्सर लिफ्ट की तरह किया जाएगा। 140 साल पहले कोई लिफ्ट नहीं थी, लेकिन लोग रहते थे। ऐसा लगता था कि लोग इसके बिना रह सकते हैं, लेकिन आज इसके बिना नहीं रह सकते हैं क्योंकि ये व्यापक हो गया है। 140 साल पहले की बात है, तब कोई इंटरनेट नहीं था, टेलीफोन भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये तेजी से फैल गए। आज हमारे पास लाइव प्रसारण और मीडिया के उपयोग की संभावना है, जिससे बड़े दायरे में लोगों के पास जानकारी पहुंचाई जा सकती है। इसलिए हमें सबसे पहले पहली इमारत के निर्माण पर स्वयं को फोकस करना चाहिए। क्या आप परियोजना को बेहतर बनाने के लिए स्वयं निर्णय लेने में सहज हैं या आप किसी और पर निर्भर हैं? हम सभी निर्णय स्वयं लेते हैं, हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। सभी प्रौद्योगिकियां और पेटेंट मेरे नाम पर जारी किए गए हैं। इसलिए मैं इन तकनीकों के मुख्य धारक के रूप में और हमारे शेयरों पर लाभ की स्थिति में लाभांश के भुगतान के गारंटर के रूप में कार्य करता हूं। हम अपने दम पर निर्णय लेते हैं और सारी जिम्मेदारी मुझ पर है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। इससे परियोजना को मदद मिलेगी। हमें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। हम परियोजना के विकास के लिए सबसे लाभदायक और उचित तरीके की तलाश करेंगे और जरूरत पड़ने पर एक या दूसरी दिशा में भी जाएंगे। क्या आप परियोजना की लिस्टिंग के संबंध में किसी शेयर बाजार से संपर्क करते हैं?
इस मामले पर हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। इस पर कहना अभी भी समय से पहले की बात है। इसके अलावा अब हम समझते हैं कि प्रौद्योगिकी उद्यम का स्वामित्व है। कुछ शेयरों के स्वामित्व का हस्तांतरण या इन शेयरों पर लाभांश के भुगतान के बाद अब ये प्रौद्योगिकियां बदल रही हैं। अब हमारे पास पहले से ही कुछ मुद्राएं हैं, उदाहरण के लिए USDT, जिसे हम तुरंत दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं। और वास्तव में ये कोई नहीं जानता कि 1.5 साल बाद तस्वीर कैसी दिखेगी। इसलिए अभी के लिए मुझे लगता है कि इस तरह के प्लेटफॉर्मों के साथ बातचीत करना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर कल अचानक ऐसी जरूरत आ पड़ी तो भी ये कोई समस्या नहीं होगी। हम बातचीत शुरू करेंगे। हम अपने निवेशकों के साथ बातचीत करने के लिए सबसे सुविधाजनक और विश्वसनीय तरीका चुनेंगे। कुछ लोग रजिस्टर करते हैं और कुछ भी नहीं खरीदते हैं। उनके पास केवल 500 शेयर हैं। क्या ये उनके लिए फायदेमंद होगा? यदि कोई व्यक्ति शेयरों का एक ब्लॉक केवल $100 में खरीदता है, तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में करोड़पति बन जाएगा? सवाल 500 उपहार शेयरों के संबंध में है। तो यदि लोग परियोजना के बारे में अधिक जानने के लिए हमसे संपर्क नहीं करते हैं या उन्हें सहयोग या उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, तो वे शेयर नहीं खरीदेंगे। ये स्पष्ट है कि आज दुनिया तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रत्येक व्यक्ति को ये ध्यान नहीं रहता है कि दिन कैसे बीत जाता है, जबकि करने के लिए बहुत कुछ होता है। इसलिए अगर वो नहीं खरीदता है तो मतलब स्पष्ट है कि वो परियोजना को नहीं समझ पाया है। ऐसा होता है कि एक व्यक्ति 500 शेयरों का मालिक है और 1 साल बीत जाता है। फिर उसे हमारी परियोजना की याद आती है। वो समाचार पढ़ता है, परिवर्तन देखता है, परियोजना के सार को समझता है और फिर अचानक एक दिन निवेशक बन जाता है। इसलिए जिन्हें आज 500 शेयर प्राप्त हुए हैं, वे साल भर बाद हो सकता है कि हमारे निवेशक बन जाएं। क्या होगा यदि कोई व्यक्ति $100 का निवेश करे? क्या वो करोड़पति बन जाएगा? मुझे शक है कि वो करोड़पति बन जाएगा, लेकिन हमारे व्यक्तिगत प्रोफाइल में एक कैलकुलेटर है जिससे हम गणना कर सकते हैं कि अगर हम $100 के लाइसेंस बेचते हैं तो कितने लाभांश आएंगे। उदाहरण के लिए 10, 100 या 1000 लाइसेंस की कीमत के अनुसार लाभांश की गणना कर सकते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम दुनिया के 75 देशों में पेटेंट करा रहे हैं। इसमें दुनिया की 80% आबादी रहती है। ये दुनिया के आर्थिक रूप से सबसे अधिक सक्रिय देश हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी तकनीक को लिफ्ट की तरह ही इस्तेमाल किया जाने लगेगा तो शायद $100 का निवेश भी विशाल राशि में बदल सकता है। सवाल लगातार पूछे जा सकते हैं। ये तथ्य कि विद्युत ऊर्जा की कमी है और मेरा मानना है कि 2030 तक आधे नए भवन इस तकनीक का इस्तेमाल करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को अधिक से अधिक बिजली की जरूरत होती है और कोई नहीं जानता कि इसे कहां से प्राप्त करें। पारंपरिक स्रोतों का उपयोग हमेशा सस्ता नहीं होता, क्योंकि कोयले और तेल संसाधन कम होते जा रहे हैं। इसलिए अधिकांश देश वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हमारा तरीका सबसे सस्ता और सबसे लाभदायक है। यहाँ तक कि अगर हम एक क्षैतिज अक्षीय क्लासिक पवन ऊर्जा फार्म की तुलना करें तो ये आमतौर पर उपभोक्ता से कुछ दूरी पर स्थित होता है और ऊर्जा को उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए तारों, ट्रांसफार्मर के विस्तारित नेटवर्क की जरूरत होती है, जबकि हमारे केस में उपभोक्ता के नजदीक ही बिजली बनती है। हम ऊर्जा भंडारण उपकरण को अपनी इमारत में इंस्टॉल कर इसकी क्षमता को और बेहतर कर सकते हैं। हमें वास्तविक निर्माण का एक उदाहरण दिखाना है। जैसे ही हम ऐसा करेंगे, लोग आश्वस्त हो जाएंगे कि ये तकनीक अच्छी तरह से काम कर रही है। जब लोग आश्वस्त हो जाएंगे कि ये शोर नहीं करती, कंपन नहीं करती और ऐसे घरों के निवासियों को ये महसूस नहीं होता कि विद्युत ऊर्जा किस तरह से बन रही है, तो इस तकनीक की मांग में भारी वृद्धि होगी। ये निश्चित रूप से मुझे और हमारे निवेशकों दोनों को खुश करेगा। हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं चुकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इन मामलों में आपकी मदद के लिए धन्यवाद। हमारी परियोजना की संभावनाओं को पढ़ने, समझने और ये जानने के लिए कि ये कैसे काम करता है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हुआ कि आपके पास इसके लिए समय था। कई लोगों के पास इसके लिए समय नहीं है। तो आइए हम दोस्त बने और सहयोग जारी रखें। कृपया हमारी घटनाओं के विकास को फॉलो करें।
दुबई में प्रदर्शनी देखने की योजना बनाएं, जो सितंबर में होगी। हम भारत में भी एक प्रदर्शनी लगाने की योजना बना रहे हैं। आइए दोस्त बने, काम करें और साथ में हम इस लक्ष्य तक पहुंचे। आपके प्रश्नों के लिए धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, हम वेटर और गरोडलेस परियोजनाओं के आविष्कारक डेनिस टैगलिन से सभी जरूरी सवालों के जवाब मिल गए हैं। हम इन परियोजनाओं में विश्वास करते हैं और आशा करते हैं कि ये जल्द शुरू होंगे। Thank you very much, Mr. Taglin, for your wonderful time. Namaste. Namaste. Yeah, okay. Thank you.